समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई पर है। और मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ ना यार, इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मैंने क्या सोच के वहाँ से पैदल ट्रैकिंग शुरू कर ली थी इतना सामान लेके। गाइस वो देखिए सामने हिरन। शायद मेरा इंतजार ख़त्म हुआ, मुझे घास। मेरे महादेव तुंगनाथ महादेव के दर्शन हो चुके हैं पूरे। मैं आपको संपूर्ण दर्शन करा देता हूँ परिक्रमा लगा के महादेव की। सत्यम शिवम सुंदरम। ये यहाँ पर उदक कुंड है। ये एक छोटा सा कुंड है जिसे उदक कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ से ऊपर चढ़ कर जाएंगे। एक महादेव मंदिर ये भी है यहाँ पर। ओम नमः शिवाय। ये नंदी जी विराजमान है। इधर से जब आगे की तरफ चलेंगे तो मंदिर की परिक्रमा पूर्ण करने के साथ साथ अब इसके साथ यहाँ मंदिर की परिक्रमा पूर्ण होती है। अगर मंदिर दर्शन करते हैं तो वो अनिवार्य होती है। ये भैरवनाथ जी हैं। चित्त केदार तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन कंप्लीट हो गए हैं और मैं अब क्योंकि सनसेट होने वाला है तो चंद्रशिला की तरफ जा रहा हूँ। चंद्रशिला से सनसेट देखते हैं। बहुत ही मनमोहक व्यू आता है चंद्रशिला का सनसेट का। तुंगनाथ महादेव ये केदारों में तीसरे स्थान के केदार हैं और यहाँ पर महादेव की भुजाओं की पूजा होती है। जब पांडव महादेव को ढूंढ रहे थे और वो उन्हें कहीं जाकर केदारनाथ धाम में मिले, जब वो अंदर ध्यान हो रहे थे तो भीम ने उनको जकड़ लिया। तो उस समय उनकी जो भुजाएं थी वो यहाँ पर कट गई। तब से यहाँ महादेव को तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है और उनकी भुजाओं के रूप में पूजा की जाती है। तो इसी के साथ हमारे 3 केदार हो गए हैं कंप्लीट। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर है चंद्रशिला। तो गाइस सनसेट हो चुका है और कुछ इस तरह से इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ से। सामने हिमालयन रेंज मेरे है और ये देखो बादल कैसे नीचे पहाड़ों की चादर लपेट, पहाड़ों के ऊपर चादर की तरह लपटे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। चंद्रशिला अभी रात को मैं यहीं रुकूंगा क्योंकि अब चंद्रशिला में नहीं जा पाऊँगा क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा और ठंड भी बढ़ गई है एकदम से बहुत ज़्यादा यहाँ पे। अभी तक इतनी ठंड नहीं थी। जैसे सूरज अस्त हुए ना, मतलब सनसेट हुआ, एकदम से इतनी ठंड बढ़ गई है कि बाहर बैठे हुए हाथ भी कांपने लगे हैं। तो अभी जल्दी से मैं चलता हूँ अभी कुछ रुकने की व्यवस्था देखने। दोस्तों अभी मंदिर में आरती का समय हो गया है। आरती के लिए जा रहे हैं हम और भाई ठंड हो गई है एकदम यहाँ बहुत ज़्यादा। मतलब ये जैकेट और फिर भी ठंड लग रही है। ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा डाउन हो गया है। मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। भाई बहुत ठंड हो गई है यहाँ पे, बहुत ठंड हो गई है। हाँ अच्छा हुआ मैं नीचे के लिए नहीं निकला वरना रास्ते में हालत खराब हो जाती। चलो आपका आरती दर्शन कराता हूँ। तो गाइस अपनी इन्फॉर्मेशन निकली गलत। आरती तो 7 बजे खत्म हो गई और हमें सुनने में आया था कि 7 बजे शुरू होगी। मैं कह भी जाता हूँ ऐसा, मैंने कहा चलो आरती तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगी। भैया कह रहे नहीं 1 घंटा लगता है। मैंने कहा चलो वहाँ से निकले हम 7:18, पता लगी 7:12-13 मिनट पर ख़त्म हो गई आरती। चलो जब क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ करा नहीं जा सकता। नसीब में नहीं थे हमारे, हालांकि दर्शन बहुत अच्छे हुए हमारे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज गए 6:30
और हम गए लेट होने का रीज़न ये है, जिस धर्मशाला में मैं रात को रुका था ना, उसका किसी ने गेट बाहर से लॉक कर दिया, गेट लगा दिया। अपना प्लान ये था कि सुबह 5 बजे उठ के फटाफट फ्रेश होकर ऊपर चंद्रशिला जाऊंगा और उगते हुए सूरज को कैप्चर करूंगा। लेकिन किसी ने बाहर से गेट ही बंद कर दिया। गेट बजाते 1 घंटे बाद किसी ने गेट खोला। भाई ठंड बहुत हो रही है, किसी का रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा होगा। अभी टेम्परेचर है 11 डिग्री और फील ऐसा हो रहा था माइनस में है। रात को तो और भी ठंडा था, पता है 2 रजाइयाँ ओढ़ रखी थी, तब भी ऐसा लग रहा था अनकंफर्टेबल सा। अभी तक तो मैं चंद्रशिला करके वापस के लिए निकल गया होता, लेकिन चलो शायद भोलेनाथ को यही मंजूर है। और चंद्रशिला की चढ़ाई कुछ इस तरह से है और वहाँ बिल्कुल टॉप पे जाके चंद्रशिला है। चलो चलते हैं जी। जरा यहाँ से नज़ारे देखिए सुबह सुबह के। सूरज की किरणें जब इन पहाड़ियों पर पड़ रही हैं तो जिंदा हो जा रही हैं। हर हर महादेव। गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ। ये माता रानी का मंदिर है। जय हो मैया रानी। ये चंद्रशिला पीक पॉइंट। अब मुझे ढूंढनी है चंद्रशिला कहाँ है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई शिला है जो चंद्रशिला कहते हैं। इस पॉइंट का ही नाम चंद्रशिला है। ये जो पॉइंट है ना यहाँ, वो आप देख रहे होंगे जो झंडा लगा हुआ है, वो इस पॉइंट का नाम, इस पीक का नाम ही चंद्रशिला है। अब इसका नाम चंद्रशिला क्यों पड़ा, उसकी भी एक बड़ी दिलचस्प इंटरेस्टिंग कहानी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी मैं हूँ चंद्रशिला पे और ये हमारे तीर्थ केदार महादेव रुद्रनाथ जी का जो मंदिर है उससे 2 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। ये इस पर्वत का हाईएस्ट पीक है। अब इस स्थान का नाम चंद्रशिला क्यों पड़ा? दरअसल हुआ क्या था, जो चंद्रमा थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। अब तपस्या क्या की थी, जो महाराज हिमालय थे, प्रजापति दक्ष, किंग ऑफ हिमालय, उनकी 27 पुत्रियाँ थीं, जिनमें से एक का विवाह महादेव के साथ भी हुआ था। अब उनमें से एक रोहिणी नाम की कन्या थी उनकी। अब भैया उनके दरबार में देव वगैरह सब आते रहते थे, चंद्रमा भी आते थे। अब चंद्रमा का उनसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। अब लव एट फर्स्ट साइट हो गया जी। अब ठीक है, अब महाराज दक्ष को पता लग गया। महाराज दक्ष ने उन्हें दे दिया ऋण होने का श्राप। अब ऋण होने का मतलब क्या होता है? डिसअपीयर होना, धीरे धीरे घटना, एक तरह से धीरे धीरे ख़त्म होना। जब जैसे कि आपने देखा होगा आज के टाइम पे चंद्र ग्रहण लगता है, वो उसी से जुड़ी एक प्रथा है, उसी जुड़ी एक कहानी है। अब जब उन्हें ऋण होने का श्राप मिला तो भैया बड़े परेशान, भटकते रहे इधर उधर। तब उन्हें पता लगा तो उन्होंने यहाँ इस स्थान पर बैठकर महादेव की तपस्या की थी और भगवान महादेव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण करके उस शराब से मुक्त किया था। तब से जब भी आप देखते होंगे मतलब अब क्योंकि शराब जो होते थे ना, वो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, उनका असर रहता है। जैसे कि भी आपने देखा होगा कि चंद्र ग्रहण लगता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए लगता है, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद वो पूर्ण हो जाते हैं। तो इसी तरह से इस जगह का नाम चंद्रशिला पड़ा, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे तपस्या की थी। और यह स्थान समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई पर है। तुंगनाथ मंदिर से यहाँ का ट्रैक 2 किलोमीटर का है, जो बिल्कुल खड़ा है, बिल्कुल अत्यंत खड़ा। कुछ लोगों को हो सकता है ऑक्सीजन की कमी महसूस हो, तो अपने साथ कपूर ज़रूर लाएं।
केदारखंड के अनुसार यही वो स्थान है जिस स्थान पर बैठ के चंद्रमा ने महादेव की तपस्या की थी। आइए मैं आपको इसके दर्शन करा देता हूँ, फिर हम चलेंगे अपने अगले पड़ाव रुद्रनाथ महादेव के लिए। ये महादेव की मूर्ति है शिवलिंग के रूप में, और ये जो शिला है ये है चंद्रशिला। कभी जैसे यहाँ पे आ रहे हैं और आपका बजट कम है तो आप यहाँ पे एक धर्मशाला है, काली बाबा कमली वाले जी धर्मशाला है, आप यहाँ रुक सकते हैं, जिनका संचालन यहाँ से होता है। और यहाँ पे आके प्रसाद भी ले सकते हैं, आप प्रसाद ले सकते हैं। मोनाल होटल है, यहाँ खाने की व्यवस्था मिल जाएंगी आपको, रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। और बहुत ही सज्जन आदमी है, लोग सज्जन है यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यवहार है सबका। और जैसा कि कल मैं रात को आया था, मैंने इनसे रुकने की बात की, मेरा रुकने का रात को रात्रि भोजन और अभी सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इन्होंने मुझसे चार्ज किया 350 रुपये। और अभी मैं चल दिया हूँ रुद्रनाथ, यहाँ से वापस रुद्रनाथ के लिए। अभी मेरे को जाना है रुद्रनाथ। आप यहाँ आ सकते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। देखो थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं सुविधाओं के लिए, क्योंकि यहाँ देखो लाइट नहीं होती है, यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ पे सोलर से चार्ज होते हैं, इन्वर्टर्स वगैरह हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। अगर आप ये सोचने को कि आपको 5 स्टार होटल जैसी सुविधा मिलेगी, नहीं। रूम्स यहाँ अवेलेबल हैं, ऊपर भी आप रूम्स ले सकते हैं, 300, 400, 500, 700 जैसा आपका बजट है, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। आप अकेले आ रहे हैं, कम बजट है, तो आप यहाँ पे आकर रुक सकते हैं। आप इनसे निवेदन करेंगे, आपको रहने की व्यवस्था मिल जाएगी, खाने का भी मिल जाएगा, और बहुत अच्छा व्यवहार है लोगों का। यात्री लगातार आ रहे हैं, कुछ अपने पैरों पर, कुछ दूसरों के कंधों पर आ रहे हैं। संयम से आएँ, संयम बना के रखें, धीरे धीरे चलते रहें रेस्ट करते हुए, ज़्यादा जोश ना दिखाएं, वरना हो सकता है कि आपके लिए थोड़ी कठिनाई बढ़ जाए। बुग्याल तो इस पूरे ही ट्रैक पे आपको मिलते रहेंगे, घास के मैदान। और यहाँ एक छोटा सा गांव है भेड़ वालों का, जो भेड़ पालक होते हैं ना, गर्मियों में यहाँ पे आ जाते हैं, और जब सर्दियों में बर्फ़बारी होती है तो ये लोग नीचे चले जाते हैं फिर, क्योंकि ये लोग अपनी भेड़ों को पालने के लिए जगह जगह मूव करते रहते हैं ताकि उन्हें चारा वगैरह मिलता रहे। अब क्योंकि यहाँ गर्मियों में तो बुग्याल खिलते हैं तो चारा घास के मैदान हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में तो नहीं होते, सर्दियों में तो बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे, तो ये यहाँ से मूव होकर और निचले इलाकों में चले जाते हैं। ये देखिए जरा, ये टेम्परेरी घर बने हुए हैं इनके, ये इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। दर्शन हो गए कंप्लीट, यात्रा हो गई है कंप्लीट तुंगनाथ महादेव की, और बस मैं ऑलमोस्ट नीचे पहुंचने ही वाला हूँ, मतलब पहुंच ही गया हूँ, और 10-20 मीटर। यात्रा बहुत अच्छी रही। कुछ लोग देखो नीचे चौपटा में तो आपको सब ऐसे ही मिलेगा, आधा आदमी ये सोचेगा बस सीने हैं, आपको ऐसे श्रद्धालु ट्रीट नहीं करेगी, वो तो बस ये चाहेंगे भाई इनसे पैसा है, पैसा ऐंठने की मशीन, ठीक है, चाहे टैक्सी वाला हो, चाहे दुकान वाला हो, चाहे होटल वाला हो। लेकिन हाँ, ऊपर लोगों का व्यवहार जो है बहुत अच्छा है, नो डाउट, सभी लोग अच्छे हैं, प्यार से बात करेंगे, समझ की चीज़ें करेंगे। मेरा तो एक्सपीरियंस अभी तक का भी तीनों केदारों का बहुत अच्छा रहा है। फाइनली तुंगनाथ जी के दर्शन हुए पूर्ण, और अब यहाँ से फिर वही अपनी जद्दोजहद चालू, टैक्सी ढूंढो। अब यहाँ से फिर ये अपना टैक्सी ढूंढो अभियान शुरू हो जाता है। पता नहीं अब टैक्सी मिलेगी, कहाँ की मिलेगी, कैसे मिलेगी, चलो टैक्सी ढूंढते हैं फिर। अभी भाई तुंगनाथ से तो निकल गए हैं गोपेश्वर की तरफ, टैक्सी तो कोई नहीं मिली किसी भी तरह की, और मान लो कोई मिलती भी थी वही बुक करके जानी पड़ती, तो कोई 3000 कोई 4000। तो अभी 40 किलोमीटर है यहाँ से, देखते हैं रास्ते में कोई लिफ्ट विफ्ट मिल जाती है तो क्या होता है, या आगे कोई टैक्सी आ जाती हो तो। तुंगनाथ से करीब 2.5-3 किलोमीटर तो आ गया हूँ मैं ट्रैक करते करते, अभी तक तो कोई लिफ्ट मिली नहीं है, ना कोई टैक्सी आई है। टैक्सी मतलब आई भी हैं तो सब फुल हैं,
पीछे से ही आ रही हैं वो अपना फुल हो गए। ऐसा नहीं है कि कोई लोकल टैक्सी वगैरह आ रही है, ना कोई लिफ्ट मिली है अभी तक। पैदल ही चले जा रहे हैं, पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा या पैदल ही जाना पड़ेगा। गोपेश्वर 40 किलोमीटर है, जिसमें 3 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ। यार तुंगनाथ पे टैक्सी यूनियन का बहुत वो है, और रेट भी मतलब जायज़ नहीं है यार देखा जाए तो। 4000 रुपये यार 40 किलोमीटर के लिए, 3000 रुपये 3500 रुपये, नॉट गुड। तो टैक्सी यूनियन यहाँ की बहुत ख़राब है सच में। अभी तक की जो टैक्सी यूनियन थी पहले की वो ठीक थी, खैर वहाँ सवारियाँ भी इजीली मिल जा रही थी, यहाँ तक आती हैं। लेकिन एक होता है ना जायज़ बंदा, आप सामने वाले की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, वो वाली चीज़ नहीं है, वो वाली चीज़ है मतलब यहाँ तो अभी देखते हैं आगे चलते हैं कुछ मिलता है क्या। ये सामने खच्चर ना मुझे देख के कह रहे होंगे देखो ये अपना कोई बिरादरी वाला आ रहा दिखा है शायद। चले जा रहे हैं भाई, अभी तक तो कोई नहीं लिफ्ट मिली। सामने एक गांव है, पता नहीं कौन सा है, वो तो जाके पता लगेगी। चले जा रहे हैं अपना ऐसे ही। ऊपर से मैंने ज़्यादा ही वजन भर लिया यार, कैंप वैम्प तो मैंने बहुत। भाई अगर आप पंच केदार सोच रहे हो करने की और सोलो करने की सोच रहे हो तो भाई सिर्फ कपड़ों के अलावा कुछ मत रखना। कपड़े, पावर बैंक, ठीक है। तुंगनाथ पे आपको पावर बैंक की ज़रूरत पड़ेगी और शायद रुद्रनाथ पे भी पड़े, ठीक है। इसके अलावा ना फालतू सामान मत रखना। मैंने कैंप भी अपना टेंट भी साथ में ले लिया कि कैंपिंग करूँगा। हाँ अब साला वो कैंप जान को आ रहा है मेरी, ऐसा कर रहा है कि जिंदा लाश पड़ी है मेरे कंधों पे और तो खींच के ले जा रहा हूँ मैं। जितना कम से कम वेट रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं आ गया हूँ अभी सगर, और मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ ना यार, इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मैंने क्या सोच के वहाँ से पैदल ट्रैकिंग शुरू कर ली थी इतना सामान लेके। मतलब मैंने आपको लास्ट विलेज दिखाया था ना कि वो दिख रहा है, कोई गाँव सा दिख रहा है भाई, वो वहाँ से तो दूर पास दिख रहा था। आई थिंक मैं 4 किलोमीटर के आसपास ट्रैक कर लिया था मैंने। और भाई वहाँ आने के बाद ना मेरी हिम्मत देखी थी जवाब, मैं हो गया था फ्रस्ट्रेट। मैंने कहा ये क्या कर लिया मैंने। पर वही वाली बात है ना, जब महादेव भाई परीक्षा लेते हैं तो लेते हैं, और जब उन्हें साथ दे रहा होता ना तो हाथ पकड़ के भाई उस विलेज में मैं रुका। दिमाग ख़राब होता। मैं 2-4 बार यार टैक्सी वगैरह वालों को लिफ्ट के लिए हाथ भी दिया, सब फुल थी A to Z। भाई हुआ फिर क्या, मैं वहाँ जाके बैठ गया। मैं सोच ही रहा था, मैंने उससे दुकान वाले से पूछा, मैंने कहा यार गोपेश्वर के लिए मैंने कहा कोई टैक्सी रखी। भाई कह रहा वहीं चौपटा से मिलती, यहाँ से तो कोई नहीं मिलेगी। मैंने कहा भाई चौपटा वाला तो कोई चलने को तैयार ही नहीं है। फिर भाई वहाँ मैंने एक बाइक वाला दिखा मुझे, मैंने उस बाइक वाले को ऐसे हाथ दिया, उसने रोक ली मुझे बात। बाइक बंदा वो भाई मधमेश्वर साइड का था, तो उसने बाइक रोकी। मैंने कहा भाई मेरे को यार कहाँ जा रहे हो तुम? कह रहा मैं गोपेश्वर जा रहा हूँ। मैंने कहा मेरे को भी छोड़ दोगे? कह रहा ना कहाँ से आए हो तुम? मैंने कहा गाजियाबाद से। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा रुद्रनाथ ट्रैकिंग पे। क्या नाम क्या तुम्हारा? मैंने कहा पंकज है भाई। उस बंदे की तरह के यार, मतलब उस बंदे ने मुझे लिफ्ट दी और सीधा यहाँ ट्रैकिंग पॉइंट पे छोड़ा उसने मुझे। देखो भाई ऐसे लोग भी होते हैं। देखो जब महादेव रास्ता एक 2 बंद करेंगे ना तो 10 खोल देंगे। वरना मैं फ्रस्ट्रेट इतना हो गया था, मैंने कहा मैं सारा पैदल चलता हूँ, और मैं इतना बेवकूफ़ था, मैं वहाँ से पैदल चल दिया। 40-45 किलोमीटर है यार पैदल। कैसे आता मैं, कल तक आता रो पीट के, मतलब मर जाता भाई, तक मेरी हालत ख़राब हो गई थी। पर फाइनली मैं अभी सगर आ गया हूँ। ये प्रतीक्षालय सगर पार्क है, नगर निगम परिषद चमोली गोपेश्वर, और यहीं से अपना ट्रैक स्टार्ट होना है। और गोपेश्वर का गेट बना हुआ है। यहाँ ये माइकल ढाबा है। अपन अभी अपना सामान वामान रखेगा, जो भी एक्स्ट्रा सामान है, ठीक है। और उसके बाद अपना ट्रैक स्टार्ट करता हूँ मैं। अब अपने ट्रैक की तैयारी हो गई है शुरू। ये फॉरेस्ट वाले सर जा रहे हैं। अभी 150 रुपये की पर्ची कटेगी, रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। अभी 1:15 बज गया है ऑलमोस्ट, तो बीच में ही स्टे करना पड़ेगा रात होने पर, क्योंकि भैया ने मना करा रात को। इस तरह से अपना रूट है। ये जो है मंडल वैली है, और ये बर्ड्स पैराडाइज भी कहा जाता है इसको। यहाँ पे बहुत सारी तरह की बर्ड्स मिलती हैं, और इसलिए यहाँ पे ना ड्रोन अलाउ नहीं है। तो ड्रोन मैंने फिर नीचे छोड़ दिया, क्योंकि बेमतलब में इतना बोझ बनाने का फ़ायदा नहीं है जब मैं कुछ ले जा नहीं सकता। और यहाँ से ये जो रास्ता है ये वाला, यहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। ये अभी ट्रैक मेरा स्टार्ट हो चुका है सगर से।
ठीक है, अभी यहाँ से मुझे ऊपर की तरफ जाना है। ओके, अभी सीधे चल रहा है। इन्होंने सफाई नहीं कर रखी है ट्रैक की। हाँ, तो कहा जाता है कि पंच केदार में सबसे टफेस्ट केदार है, सबसे टफेस्ट केदार। चलो जी, महादेव यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे। एक्सपेक्टेड नहीं किया था वहाँ पे भाई, वो बंदा ना महादेव ने भेज दिया बाइक वाला। क्या बताऊँ बस मैं, मतलब मेरे तो आज ही हो गई थी। मैंने कहा भाई आज हो गया काम, आज लग गई, तुम्हारे बाजे बच गए आज। बट सही टाइम पे वहाँ तक मुझे थोड़ा कष्ट हुआ। फिर उस बंदे ने ना मेरे को बिल्कुल यहीं छोड़ा है, बिल्कुल यहीं पे। ठीक है, अगर आप ये वहाँ से क्या नाम है चोपटा से ट्रैक स्टार्ट करते हैं अपना, तो आपको गोपेश्वर जाने की ज़रूरत नहीं है, बीच में ही आप रुक जाओ। ठीक है, अपना सामान यहाँ छोड़ो और फिर अपना ट्रैक के लिए निकल जाओ। थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे रहने वहने की व्यवस्था भी हो जाती है, तो मुझे लगता है गोपेश्वर जाने की ज़रूरत होती है। एक तो ये सबसे टफेस्ट केदार, ठीक है। दूसरा, यहाँ 150 रुपये की पर्ची भी कटती है वन विभाग की तरफ से। और तीसरा, आप रास्ते ये देख ही रहे हो, ठीक है। ये तो रात तो छोड़ो, दिन के मतलब के भी रास्ते नहीं है। पूरे ट्रैक पे झाड़ियाँ आई हुई हैं, ठीक है। और महादेव के भक्त हैं भाई, उन्हें किसी से डर नहीं है, वो फिर भी जाते हैं। देखो, ये ट्रैक शुरू से ये जता देगा आपको कि इसको सभी पंच केदारों में सबसे टफेस्ट केदार क्यों कहा जाता है। ये देखिए आप ज़रा, रास्ते दोनों तरफ से झाड़ियों से घिरे हुए हैं, और जो थोड़ा सा बचा हुआ भी है वो रास्ता है ही नहीं, वो टूटा फूटा सब ऐसा ही है। तो अभी शुरुआत से ही आपको मालूम हो जाएगा कि रुद्रनाथ जी को सबसे टफेस्ट केदार क्यों कहा जाता है। ये एक पुलिया पड़ती है स्टार्टिंग में ही, करीब 1-1.5 किलोमीटर बाद, और इस पुलिया को देख के ऐसा लगता है कि इससे आगे रास्ता है ही नहीं, लेकिन रास्ता है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए ज़रा, ये देखिए सर, कुछ इस तरह से बिल्कुल घना रास्ता है, ठीक है। यहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ हल्की सी इस पगडंडी के अलावा और इन पेड़ पौधों के अलावा। नीचे फॉरेस्ट वाले सर तो बता रहे थे कि लोग जाए हैं, आ जा रहे हैं, लेकिन इस ट्रैक को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ बरसों से कोई नहीं गया है। हाँ, शायद इसीलिए इसे टफेस्ट केदार कहा जाता है। कुछ दूर चलने पर आपको ये पहला ढाबा दिखाई देगा, पहली दुकान, जहाँ रुक कर कुछ खा पी सकते हैं। भैया आराम से चादर तो नहीं ओढ़ रखी, पर लंबे पैर करके सो रहे हैं, जैसे कि उन्हें किसी ग्राहक का इंतज़ार ही नहीं है। और हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं। के बाद आपको ट्रैक में इस तरह का डाइवर्जन दिखाई देगा, एक रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता ये, लेकिन आपको सीधे ही चलते रहना है। अगर आप देखेंगे इस पत्थर पे लिखा भी हुआ है रुद्रनाथ के लिए ये वाला रास्ता है, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा साफ है ना, तो उससे उम्मीद मत करना वो वाला रास्ता होगा। भाई जंगल के अंदर ना हवा का एक पत्ता नहीं हिल रहा इस टाइम, गर्मी के हमारे पसीने, और गर्मी ऐसी लग रही है बस पूछो मत। एक एक कदम चलने में ना गर्मी के हमारे हालत ख़राब हो रही है, बताओ इतनी। और मुझे लग रहा है बादल घिराए हैं दोबारा से। आज मैंने जूते पहने हैं, मैंने कहा क्रॉक्स को थोड़ा सा रेस्ट दे दूं, पर मुझे तो लग रहा आज मैंने गलती कर दी है, क्योंकि बादल आ रहे हैं। पंछियों की आवाज़ सुन पा रहे हैं आप। यात्रा के इस पड़ाव में आपको दूसरी दुकान जो मिलेगी वो भैया की मिलेगी। आप यहाँ रुककर कुछ खा पी सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। और इससे ही जस्ट आगे एक आपको दुकान ये भी मिलेगी। ये दुकानें एक साथ ही हैं। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर ही आया हूँ मैं अभी,
और ये 3 किलोमीटर मुझे ऐसा लग रहे हैं 30 किलोमीटर हो गए हैं वैसे। नीचे भी एक जगह पड़ी थी पंचकोटी, जो ट्रैकिंग पॉइंट से 2 किलोमीटर बता रहे थे वो, और मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रही थी यार। और अभी वहाँ से मैं 400-500 मीटर ही ऊपर आया हूँ। इससे आगे बढ़ेगा पुंग बुग्याल। मैंने सोचा था वहाँ कुछ खा लूँगा, पंचकोटी जो है वो, लेकिन वहाँ कुछ था नहीं खाने को। तो उन्होंने फिर ऊपर फ़ोन करा पुंग बुग्याल में, तो वहाँ शायद चावल राइस मिल जाएंगे। खाली पेट सुबह सिर्फ एक वो रोटी खा के आया था मैं आलू की, और इस टाइम मुझे ऐसा हो रहा है कि भूख के मारे ना चूहे कूट रहे हैं पेट में। मैं एक्चुअली जहाँ से यात्रा की थी स्टार्ट, अपने सगर विलेज से, वहाँ भी जो जहाँ सामान रखा था उनसे पूछा था, लेकिन वो कहते कि अभी 1 घंटा लग जाएगा प्रिपेयर होने में। मैंने कहा यार 1 घंटा तो काफ़ी हो जाएगा, फिर मैं इतना ऊपर जाकर खा लूँगा। लेकिन वो ये क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया है, 3 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, तो ये लंच टाइम से ओवर हो जाता है तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अभी देखो पुंग बुग्याल में उन्होंने फ़ोन तो कर दिया है, अभी क्या मिलता है। अकेले चलना ना बड़ा टफ होता है यार, साथ में ना 1-2 बंदा होना चाहिए सपोर्ट के लिए, मन लगा रहता है। अभी जंगल में ना देखो पीछे कोई है ना आगे कोई है, अकेला ही चल रहा हूँ मैं। पंचकोटी में मिले थे मुझे 1-2 लोग, ऐसे तो वहीं बैठे हुए थे उसी दुकान पे, तो पता लग गया कि हाँ मैं ठीक ठाक जा रहा हूँ, सही ट्रैक पे हूँ। बहुत टफ है वाकई में ये वाला, कहने में ही नहीं है, सच में टफेस्ट केदार है। गाइस वो देखिए सामने हिरन देख पा रहे हैं आप, उन पेड़ों के पीछे। क्या मस्त चल रहा है एकदम, अकेला है मेरी तरह। अरे आजा मेरे साथ चल ले, कंपनी मिल जाएगी दोनों को। नहीं मना कर गया भाई वो तो। और भाई रास्ते की हालत देखो तुम जरा, इसलिए इन्हें टफेस्ट केदार कहा जाता है। ओ भाई और भी झुंड है, एक छोटा सा और आया, आओ। गाइस अभी जो हिरन मुझे मिले थे ना पीछे, वो बार्किंग डियर्स थे। बार्किंग डियर मतलब जो कुत्ते की तरह आवाज़ें निकालते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से ना ऐसा लगा कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है, लेकिन कुत्ता नहीं है वो। पहले मुझे लगा कुत्ता, शायद उन्हें कोई कुत्ता मिल गया है, वो भौंक रहा है, लेकिन कुत्ता लगातार भौंकता है। वो सिर्फ एक आवाज़ निकालते हैं, चुप हो जाते हैं, फिर एक आवाज़ निकालते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। वो शायद अपने ग्रुप को ढूंढ रहे हैं, उनको आवाज़ें लगा रहे हैं। तो बार बार ना बीच बीच में हर 2, 4, 5, 6 सेकंड के बाद एक आवाज़ आती है, पाओ ऐसे वाली। देखो पहाड़ी बकरी कैसे था भी जा रही है ये, कैसे कह रही है, तेरे पता चलाने जा रहा हूँ, बगी बगी जा रही हूँ। इनको देख के ना एक तरफ तो मुझे खुशी भी हुई कि मैंने हिरन देखे, दूसरी तरफ मुझे थोड़ा सा ना घबराहट भी हो गई है, क्योंकि इस ट्रैक पे यार अभी तक ना अकेला सा यूँ मैं, जाने वाला तो कोई है ही नहीं। एक आधा आदमी आने वाला तो मिला भी है, जाने वाला कोई नहीं है। अब देखो हिरन है तो उनका शिकारी भी ज़रूर होगा यहाँ आस पास ही। ज़रा देखो आप इस ट्रैक को टफेस्ट क्यों कहा जाता है। एक तो आप अकेले, ठीक है, ऊपर से ऐसी कि अगर आपने ज़रा सी गलती करी और आप पता नहीं कहाँ के कहाँ, शिट, हाँ ओ भाई, ऊपर से पत्थरों पे काई पानी की वजह से। ज़रा देखो आप ये ट्रैक, नीचे क्या है पता नहीं क्या है, कुछ दिखाई भी नहीं देगा, खाई खाई है बस। इसलिए भाई अकेले तो अवॉइड ही करो, अगर आ भी रहे हो अकेले ना तो बहुत सावधानी, और बहुत मतलब कई चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रख के आना है। वो मैं अभी आपको पुंग बुग्याल पहुंचने के बाद बताऊंगा। आवाज़ सुन सकते हैं पानी की, ऐसा लग रहा है भाई शायद थोड़ा सा आगे कोई वाटरफॉल है, और सामने एक गाय भी है ना। ये वाटरफॉल है एक छोटा सा, जो शायद यहाँ से नीचे गिर रहा है, मे बी आगे। ये तो खैर पूरे रास्ते में पानी पानी है, देखो देखो, शायद ये पूरा ही वाटरफॉल है, ये देखो ना, ऊपर तक ऐसा ही है। और देखो दोस्तों रास्तों में गाय ने, अरे नहीं भाई ऐसे मत आओ, गाँव ने ट्रैफिक जाम लगा रखा है।
ये नंदी महाराज भी हैं। देखो भैया, सारी बात ठीक है, मारना नहीं, इस टाइम मार खाने की क्षमता नहीं है हमारे भीतर। हर हर गंगे हर हर नंदी। सारी गायें थी ना पीछे भी और ये भी, ये सभी ने अम्मा की हैं। अम्मा घास के लिए चारा भी लेकर आ रही हैं। देख रहे हो इस उम्र में भी दोनों अम्मा भाई इन पहाड़ों पे से घास, ऊपर से वजन। अम्मा राम राम। रास्ते में एक बकरी मिला? हाँ बकरी मिला था। कहाँ मिला? बहुत दूर, वो तो बहुत दूर हो गया। वो तो किसके साथ गए? एक आदमी जा रहा था, उसके साथ साथ जा रही थी। वो काली सी बकरी थी ना। हाँ, गले में घंटी बंधी थी। हाँ मिली थी। लो भाई, वो बकरी अम्मा की थी। ओ भाई यहाँ क्या है, बंदर वंदर है क्या? हाँ चलो, लंगूर ही हैं। मैं तो ये सोचा मगला होगा, दिखा है काम आगे, दिखा है बेंच बगा बगा कुछ। हाय राम, देखो रास्ता और खाइयाँ और लंगूर उछल कूद करते हुए पेड़ों पे। भाई ये पुंग बुग्याल कब आएगा? मेरे तो हालत खराब बोली, भूख क्या मारा है, पेट में चूहे ने हुड़दंग तार रखे बुरी तरह, प्राण आ रहे बाहर गुली करने को अब। हाँ भूख के मारा बुरा हाल हो रहा, ऐसा जी कर रहा है कहीं फैल जा, मत जा ऊपर। हे भगवान कब मिलेगा मुझे कुछ खाने को, कुछ तो व्यवस्था करवा दो, बंदर मुझे बना दो राम, लंबी पूंछ लगा दो राम। यहाँ तो पेड़ों पर भी कुछ नहीं है, बंदर बन के भी क्या पाया था। वही लंगूरों ने तारा का फुल उड़दंग, फुल मस्ती कर रहे हैं पेड़ों पे। भाई लंगूरों की ना वार्निंग आ गई है कि खड़ो के यहाँ से चल दे। देखो अभी इस पेड़ पे से ये लट्ठा फेंका है उन्होंने ऊपर से, ये देख रहे हो आप? भाई निकल लो यहाँ से, जल्दी जल्दी निकल लो, इससे पहले कि वो एक दूर फेंकने को जाए। देखो रास्ते, इस तरह के रास्ते हैं सारे। हाय राम जी, लंगूरों का पूरा आतंक है यहाँ पे। अभी पीछे वो फेंका था और यहाँ देखो ये फेंक रखा, ये देख रहे हो? हाँ शायद मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, मुझे घास का एक मैदान यहाँ दिखाई दे रहा है। शायद ये पुंग बुग्याल, ठीक है। और यहीं पे वो अंकल ने खाने की व्यवस्था करवाई होगी। हाँ लग तो ऐसा सही रहा है देख के, पुंग बुग्याल तो यही है। हाँ जी यही है पुंग बुग्याल। आपको 4 किलोमीटर के ट्रैक के बाद पुंग बुग्याल मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह से है। और सामने कुछ दुकानें हैं, वहीं हमारे भोजन की व्यवस्था होगी। खूबसूरत व्यू है भाई, नो डाउट।